जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस टू को। मियोसिस टू जो है हमारे पास मियोसिस वन के बाद आती है। हम देख लेते हैं हमने जो स्टेप्स लिखे थे मियोसिस वन और टू के वो कौन कौन से थे। जी, ये हमने मियोसिस वन को डिवाइड किया था मियोसिस वन और टू में। हमने वन को डिटेल में स्टडी कर लिया है, ठीक है। इसके तमाम फेजेस को हमने देख लिया है। अब हमारे पास मियोसिस वन के बाद टू सेल्स बनते हैं जो कि टू हेप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास रिडक्शन हो चुकी है क्योंकि हम मियोसिस वन को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप आएगा मियोसिस टू, जिसको हम कहते हैं कि वो माइटोसिस की तरह ही होती है। तो हम इसको एक दफा देख लेते हैं कि इसमें कैसे जो है अब ये टू हेप्लाइड सेल्स में अपने जैसे टू और हेप्लाइड सेल्स बनाएंगे, फिर हमारे पास मियोसिस के बाद टोटल फोर सेल्स बन जाएंगे। जी, ये हमारे पास मियोसिस वन के बाद जो सेल आए हैं इनको हम हेप्लाइड सेल्स कहते हैं। इसमें हमारे पास रिडक्शन हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सेल होंगे ये दोबारा से इंटरफेज में एंटर होंगे, उसको हम इंटरफेज टू कहते हैं, ठीक है। इंटरफेज टू में एंटर होंगे, ठीक है, जिसमें ये अपने तमाम जो है सेल के साथ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। सिंथेसिस सॉरी ग्रोथ करेंगे, ठीक है। जी वन भी होगी, ग्रोथ वन फेज जिसे हम कहते हैं, जी टू फेज भी आएगी, ठीक है। और इसके बाद जो है ये दोनों जो फेजेस कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हमारे पास जो सेल होगा वो एंटर हो जाएगा मियोसिस टू में, ठीक है। लेकिन इसमें हमने एक चीज नोट करनी है कि हमारे पास सिंथेसिस नहीं होगी। किस चीज की सिंथेसिस नहीं होगी? हमारे पास क्रोमोसोम जो है डुप्लीकेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें एक बात जो इंटरफेज टू में होती है, यहाँ पर हमारे पास नो एस फेज के एस फेज नहीं आती, सिंथेसिस फेज नहीं आती। सिंथेसिस फेज में हमारे पास जो होता है सेल वो अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करता है, लेकिन अब जो हमारे पास मियोसिस टू हो रही है तो इसमें डुप्लीकेशन नहीं होगी, यानी कि हमारे पास जो है यही क्रोमोसोम है फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं मियोसिस टू में हमारे पास सबसे पहले जो आ जाएगा प्रोफेज टू आ जाएगा, ठीक है। ये हम प्रोफेज को हम डिटेल में माइटोसिस में भी देख चुके हैं और मियोसिस वन में भी देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास प्रोफेज टू होता है इसका ये डिफरेंस है, इसका हमारे पास डायग्राम्स लेबल है, इसी से हम देख लेते हैं। हमारे पास क्रोमेटिन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, सेल में। और ये दोबारा हमारे पास क्या हो गया, कंडेंस हो गया, ठीक है। जब हमारे पास कंडेंस हुआ तो हमारे पास क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बना और क्रोमोसोम जो है हमारे पास डुप्लीकेटेड फॉर्म में है। ये हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स बना रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके ऊपर जाकर हमारे पास क्रोमोसोम अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेप्स यहाँ पर हो रहे हैं वो कौन कौन से हो। तो हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम बन गए हैं। किस तरह बने हैं? हमारे पास क्रोमोसोम बने हैं कंडेंस होने से क्रोमेटिन की, ठीक है। ये जो हमारे पास क्रोमेटिन था ये कंडेंस होके क्या बना चुका है, क्रोमोसोम बना चुका है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो इन्वेलप है ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मीन के इन्वेलप इसका खत्म हो रहा है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स जो है हमारे पास बनना शुरू हो जाएंगे। सेंट्रियोल क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर बनाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रोफेज टू आ जाएगी, इसमें भी हमने डायग्राम लेबल की हुई है ऑलरेडी। मेटाफेज जो है हम इसको टू कहते हैं, ठीक है। मेटाफेज टू में हमारे पास क्या होगा, ये सारे प्रोसेसेस माइटोसिस की ही तरह हो रहे हैं, इसलिए जस्ट हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। सेंट्रियोल जो है हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बना चुके हैं, ठीक है। और कैनेटोकोर फाइबर्स के साथ जो है हमारे पास कैनेटोकोर प्रोटीन होती है जो कि क्रोमोसोम पे मौजूद होती है, और ये हमारे पास क्या करती है, स्पिंडल फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम को अटैच कर देती है ताकि ये सारे का सारा क्रोमोसोम जो है इसके ऊपर इक्वेटर पे आके अरेंज हो सके। तो ये जो अरेंजमेंट होती है सेंटर में इक्वेटर के ऊपर, इसको हम माइटोटिक प्लेट कहते हैं, ठीक है। अब मेटाफेज में हमारे पास क्या हुआ है, क्रोमोसोम जो हैं वो अटैच हो गए हैं कैनेटोकोर फाइबर्स के साथ, ठीक है। इसको कैनेटोकोर फाइबर इसलिए कहते हैं कि इसके साथ अब कैनेटोकोर प्रोटीन भी अटैच है, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स जो है माइटोटिक प्लेट बना रहे हैं, एक अरेंजमेंट जो लाइन बना रहे हैं इसको हम माइटोटिक प्लेट कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी एनाफेज टू, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब हमारे पास जो कैनेटोकोर फाइबर्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, हमारे पास पूरे का पूरा जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिड है, एक हमने कहा था कि क्रोमेटिड जो होता है वो पूरा क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। तो ये क्रोमेटिड जो है ये अब ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ये जो हमारे पास कैनेटोकोर फाइबर है ये इसको ऑपोजिट पोल की तरफ क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। सेंट्रियोल्स जो हैं ये जिन्होंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ये इसको ऑपोजिट पोल की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। तो एनाफेज टू में हमारे पास ये वाला प्रोसेस होगा, ठीक हो गया। ये भी हमारे पास बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने माइटोसिस में के एनाफेज में देखा था, ठीक है। लास्ट में हमारे पास स्टेज आ जाएगी टीलोफेज टू। टीलोफेज टू भी बिल्कुल वैसे ही होगी। न्यूक्लियस की जो हमारे पास एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप है, वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस की जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इसके हमारे पास जो है प्रोफेज की ऑपोजिट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बनना शुरू हो गया, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियस डिवीजन जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर हमारे पास साइटोकाइनेसिस होती है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म की डिवीजन, ठीक है। ये हमने लिख लिया है कि न्यूक्लियस डिवीजन जो है कंप्लीटेड हो गई है, ठीक है। अब टीलोफेज टू जो है ये हमारे पास हम इसको क्या कहते हैं, रिवर्स और रिवर्स प्रोफेज कहते हैं, क्योंकि प्रोफेज में हमारे पास न्यूक्लियस एनवेलप खत्म होता है, इसमें दोबारा अपीयर हो रहा है, ठीक है। रिवर्स इसलिए हम इसको प्रोफेज का कहते हैं, ठीक है।
प्रोफेज का रिवर्स कहते हैं। और ये सारा प्रोसेस टीलोफेज का जो है जस्ट लाइक हमारे पास किस तरह है, माइटोसिस के ही टीलोफेज की तरह है। इसमें हमारे पास रिडक्शन नहीं हुई, इसमें हमारे पास जो है क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 सेल्स बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जब हमारे पास टीलोफेज 2 कंप्लीट होती है तो हमारे पास जो है 4 सेल्स बनते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मियोसिस 1 में हमारे पास सेल बने थे, 2 के 2 हेप्लाइड सेल थे। यहाँ हम दोबारा से लेबलिंग कर लेते हैं, क्या है हमारे पास मियोसिस 1, ठीक है। ये मियोसिस 1 के बाद हमारे पास रिड्यूस फॉर्म बनी, 2 हेप्लाइड सेल्स बन गए, ठीक है। अब ये हेप्लाइड सेल्स जो हैं इनके अंदर हमारे पास मियोसिस 2 का प्रोसेस हुआ, ठीक है। और मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है हमने पढ़ा है कि मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है वो जस्ट लाइक किसके तरह का होता है, माइटोसिस की तरह होता है। और माइटोसिस में हमारे पास कोई रिडक्शन नहीं होती, जितने नंबर हमारे पास क्रोमोसोम के होते हैं वही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसमें 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें 1 है तो 1 ही रहेगा। तो ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये सारे जो क्रोमोसोम्स हैं जब ये डिवाइड होंगे तो 2 क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे। इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, इसमें भी सेम है, और इन दोनों में सेम है, जाके इन तीनों में सेम रहेंगे। इसमें हमारे पास माइटोसिस की तरह जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। ये हेप्लॉइड सेल्स से इनमें माइटोसिस हुई है, इसलिए ये हेप्लॉइड ही हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे, ठीक है। हेप्लॉइड 4 सेल्स बनते हैं, ठीक है। इसको हम 4 डॉटर सेल्स कहते हैं, 4 डॉटर सेल्स कहते हैं, ठीक है। डॉटर सेल्स बन गए, ठीक हो गया। तो यूं हमारे पास जो है मियोसिस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और हमारे पास हेप्लाइड सेल्स बन जाते हैं, ये हमारे पास गीमीट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है गीमीट्स फॉर्मेशन इस तरीके से होती है तमाम ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, और खासतौर पे ह्यूमन में, हायर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सेल्स जो है डिवाइड होकर 4 हेप्लाइड सेल्स बना चुके हैं। माइटोसिस मियोसिस जो है आज हमने कंप्लीट कर ली है। इसके जो सारे स्टेप्स थे जिसको हमने डिवाइड किया था 2 स्टेप में, मियोसिस 1, 2 और 2 के आगे हमने फर्दर जो सारी डिवीजन थी वो आज हमने स्टडी की है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि जस्ट लाइक माइटोसिस ही है, उसके सारे फेज वैसे ही हैं। और इसमें बस हमारे पास हेप्लॉइड सेल्स बनेंगे, और मियोसिस के एंड पे हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं, जबकि माइटोसिस के बाद हमारे पास 2 सेल्स बनते हैं और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। लेकिन हमारे पास मियोसिस के एंड पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं, अप्लाइड हो जाते हैं, डिप्लाइड से हमारे पास आधे रह जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने मियोसिस को तमाम फेसिस को कंप्लीट कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस क्या है, और मियोसिस जो है ये सेल डिवीजन है जो कि होती है सेक्स ऑर्गन्स में और गैमीट्स फॉर्मेशन करती है, ठीक हो गया। तो हमारे पास इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये एनिमल्स की लाइफ में और उनकी लाइफ साइकिल में कितनी इम्पोर्टेंट है, इसको आज हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये मेंटेन करती है क्रोमोसोम नंबर को, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस है नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कंजर्व रखती है। क्रोमोसोम जो है वो एक स्पीशी में स्पेसिफिक होते हैं, उसके नंबर को ये मेंटेन रखती है, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। किस तरह ये मेंटेन करेगी, किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में। जब नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, पेरेंट्स से, तो उसमें ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखती है, ठीक हो गया। इसको हम देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। जिस तरह हमारे पास जब गैमीट्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, 23 जो है हमारे पास फादर से आएंगे क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 23 ही क्रोमोसोम जो है वो आएंगे मदर से, ठीक हो गया। 23 जब मिलके हमारे पास 46 क्रोमोसोम बनाएंगे, ठीक है। 46 क्रोमोसोम होंगे तो ये नेक्स्ट जनरेशन में जो है मेंटेन होंगे, ठीक है। जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा उसमें ये मेंटेन होंगे 46 क्रोमोसोम, ठीक हो गया, क्रोमोसोम्स। और ह्यूमन में जो है 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन स्पीशी में, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मियोसिस जो है रिडक्शन डिवीजन है जिससे हमारे पास हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है। हेप्लॉइड सेल्स जो है जब ये कंबाइन होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये डिप्लॉइड सेल्स बनाते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड बनाते हैं तो यूं हमारे पास जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस जो है ह्यूमन के साथ साथ बाकी ऑर्गेनिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी मैमल्स में और तमाम एनिमल्स में, इसके साथ साथ प्लांट्स में भी। तो प्लांट्स की एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं। प्लांट्स में हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्पोरोफाइट आएगा, स्पोरोफाइट जो है वो 2n होता है, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं डिप्लॉइड होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जब मियोसिस होती है तो हमारे पास स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हेप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं यहाँ पे कौन सा प्रोसेस, कौन सी सेल डिवीजन होगी, मियोसिस होगी, ठीक हो गया, मियोसिस होगी, ठीक है। अब हमारे पास स्पोर्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो एन है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हेप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है गेमिटोफाइट जो है वो भी हेप्लॉइड होगा, ठीक है। हेप्लॉइड हम यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको, ठीक है।
हैप्लॉइड। ठीक हो गया। अब हमारे पास गेमिटोफाइट जो है हैप्लॉइड है, इसमें गेमीट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, गेमीट फॉर्मेशन में फिर हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस का प्रोसेस होगा। इधर हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास माइटोसिस हो रही है। ठीक है, माइटोसिस में हमारे पास नंबर जो है ये एन जो है यही हमारे पास जो है गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे वो भी हैप्लॉइड ही होंगे। ठीक होगा, ये हमने एन लिख लिया, ये हमारे पास क्या है हैप्लॉइड है। और फिर जब हमारे पास ये दोनों गैमीट्स मेल और फीमेल गैमीट्स मिलेंगे तो हमारे पास जाइगोट बनेगा जो कि अगेन 2n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं 2n जो कि डिप्लॉइड है। ठीक है, और फिर हमारे पास दोबारा से माइटोसिस के थ्रू स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये हमने एग्जांपल देखी है मियोसिस की जो कि इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स में। ठीक है, तो इसके अलावा जो है हमारे पास इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं मियोसिस के, वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये वेरिएशन लाती है। ठीक है, ये हम डायग्राम भी देख रहे हैं, ये हम इसको भी देखते हैं कि ये कैसे है। यहाँ हम पहले लिख लेते हैं कि वेरिएशन लाती है। ठीक है, वेरिएशन क्या है, तब्दीली लाती है, चेंजेस लाती है इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, बिल्कुल जो है बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह के नहीं होते, उनसे थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये वाला प्रोसेस है जो कि यहाँ हो रहा है, जिसको हमने स्टडी भी किया था मियोसिस में, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक हो गया, ये क्या है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर से हमारे पास जो एक्सचेंज ऑफ पार्ट हुए हैं क्रोमोसोम के उसमें चेंज आएगा। ठीक है, ये वेरिएशन लाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, चेंज है, वेरिएशन है। ठीक है, और इसीलिए जो बच्चे बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह के जिनकी शक्ल जितनी परसेंटेज मिलती होती है वो इसकी वजह से होती होंगी, ये वाला सारा क्रोमोसोम उन जैसा होता है। और जो वेरिएशन है जिसकी वजह से वो डिफरेंट होते हैं वो इस पार्ट की वजह से होते हैं जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुई होती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये जो हमारे पास मियोसिस है, ये वाला जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है मियोसिस के फर्स्ट स्टेप में प्रोफेज 1 में हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मियोसिस का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है इसकी वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर मियोसिस में एरर हो जाए तो फिर इसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, मियोसिस में एरर जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम काज करती है। ठीक है, ये डायग्राम जो आपको नजर आ रही है इस प्रोसेस जो प्रोसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसे हम कहते हैं नॉन डिस्जंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं डिस्जंक्शन क्या होता है। जब हमारे पास क्रोमोसोम जो है अलग होते हैं मेटाफेज में, एनाफेज में ऑपोजिट पोल पे जाते हैं तो वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, अगर वो सेपरेट ना हो तो उसको हम नॉन डिस्जंक्शन कहते हैं, लेकिन अगर वो ऑपोजिट वॉल पे मूव कर जाएं तो उस प्रोसेस को हम डिसजंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर वो अलग, ये दो क्रोमोसोम्स अगर अलग नहीं हो रही, आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं, जब ये अलग नहीं हुए तो इस प्रोसेस को हम नॉन डिसजंक्शन कहेंगे। और जो प्रोसेस हमारे पास एनाफेज में हो रहा होता है उसको हम डिसजंक्शन कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डिसजंक्शन का प्रोसेस है ये ना हो तो इसमें प्रॉब्लम काज होती है। ठीक है, डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक हो गया, क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये जो हमारे पास प्रोसेस हो रहा है हमारे पास ये वाला जो आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, हमारे पास मियोसिस 1 में हो रहा है। ठीक है, मियोसिस 1 में ये सेपरेट नहीं हुए और ये वाला जो हमारे पास सेल आएगा ये एम्प्टी होगा। ठीक है, तो ये अगले वाले जिसके सेल बनेगा माइटोसिस 2 में वो भी एम्प्टी होंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, मियोसिस 1 में। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं मियोसिस 1 में। ठीक हो गया, तो ये वाला प्रोसेस जो है इसमें नॉन डिस्जंक्शन हो गई है। अब इसमें हमारे पास जो गैमीट्स बनेंगे वो इबनॉर्मल होंगे, और जब इबनॉर्मल गैमीट्स जो हैं वो नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास इबनॉर्मल इंडिविजुअल जो है प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, वैसे हमारे पास ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, जब हमारे पास एबनॉर्मल गैमीट होंगे और जब एबनॉर्मल गैमीट जो है फर्टिलाइज होंगे तो हमारे पास जो है या तो वो एक अगर लेस होगा तो 45 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, ये भी हमारे पास एबनॉर्मल कंडीशन है, क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया, और या हमारे पास 47 हो जाएंगे अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, 47 क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया, तो ये दोनों कंडीशंस हमारे पास कौन सी होंगी, एबनॉर्मल कंडीशंस होंगी, एबनॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशंस। ठीक हो गया, कंडीशंस। तो आज हमने डिस्कस किया है हम मियोसिस की इंपॉर्टेंस को। ठीक है, अगर इसमें एरर्स हो जाए मीन के हमारे पास क्रोमोसोम सेपरेट ना हो, नॉन डिजंक्शन हो जाए तो कौन से प्रॉब्लम काज होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है मियोसिस वो इंपॉर्टेंट है वेरिएशन लाने में नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्रॉसिंग ओवर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और प्लांट्स में गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट की जनरेशन को मेंटेन करने के लिए मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मेंटेन किए जाते हैं तमाम स्पीशीज में वो भी मियोसिस के थ्रू ही किए जाते हैं।
जी, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। हम माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इनको कंपैरिजन करके देखते हैं कि दोनों किस तरह एक जैसी हैं और किस तरह मुख्तलिफ हैं। ठीक है, दोनों जो होती हैं सेल डिवीजन होती हैं। सेल डिवीजन का मतलब क्या है? सेल जो है डिवाइड होके अपने जैसे ही सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और तमाम जानदारों में सेल डिवीजन होती है। ठीक है, अब माइटोसिस जो होती है वो हमारे पास कहाँ होती है? माइटोसिस हो रही होती है स्मेटिक सेल्स में। स्मेटिक सेल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं। ठीक है, स्मेटिक सेल्स में क्या हो, कौन सी डिवीजन होती है? हमारे पास माइटोसिस होती है। और जो हमारे पास मियोसिस होती है ये हमारे पास जर्म सेल्स में होती है। ठीक है, इससे हमारे पास गेमीट्स बनते हैं। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स में होती है, जर्म सेल्स में हमारे पास ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब इस ये तो सबसे बड़ा इसका जो है हमारे पास डिफरेंस हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है? हमारे पास सोमेटिक सेल्स में जो डिवीजन होती है सेम नंबर ऑफ कॉपीज रहती हैं क्रोमोसोम की, नो रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब होता है कि कमी आ जाती है। ठीक है, और जो हमारे पास आ जाता है मियोसिस, उसमें हमारे पास रिडक्शन डिवीजन होती है। मीन के हमारे पास रिड्यूस हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, इसके हवाले से इसी वजह से। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये डिवीजन आगे हमारे पास चार प्रोसेस में डिवाइड हैं, प्रोफेज वन और मेटाफेज, एनाफेज और साथ में हमारे पास टीलोफेज। ठीक है, लेकिन हम ये देखेंगे कि इनमें जो हमारे पास फेजेस हैं उनमें सबसे बड़ा फर्क कहाँ कहाँ पर आता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास माइटोसिस आ गई। ठीक है, दूसरी साइड पे हमने लिख लिया है मियोसिस, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, सेल डिवीजन है। ठीक है, हमारे पास जो प्रोफेज है वो दोनों में तकरीबन सेम होता है, लेकिन उसकी कुछ जो डिफरेंसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक जो मेन डिफरेंस है इसमें हमारे पास माइटोसिस जो है वो सिंगल स्टेप होता है। मीन इसमें सिंगल फेजेस होती हैं, ठीक है, सिंगल स्टेप है। और हमारे पास मीन इसके अंदर जितनी भी हमारे पास फेजेस हैं वो एक दफा ही रिवाइज होंगी। ठीक है, मीन के हमारे पास प्रोफेज है, टीलोफेज है, मेटाफेज है, ये वन वन टाइम आएंगे। लेकिन जो मियोसिस है इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। इसमें हमने डिवाइड किया है मियोसिस वन में। ठीक है, मियोसिस वन लिख लिया हमने। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ जाता है मियोसिस टू। तो यानी कि जो हमारे पास मियोसिस होती है वो हमारे पास टू स्टेप्स में होगी, और जो हमारे पास माइटोसिस होगी वो वन स्टेप में होगी। ठीक है, यानी एक सिंगल स्टेप में उसके तमाम जो आगे फेजेस हैं वो रिवाइज होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला फेज जो हमारे पास आता है वो हम लिख लेते हैं और उसको कंपैरिजन भी कर लेते हैं। माइटोसिस में हमारे पास सबसे पहला फेज आएगा प्रोफेज। प्रोफेज जो है वो हमारे पास मियोसिस में भी सबसे पहला फेज होता है, मियोसिस वन का जो है। ठीक है, इसलिए उसको हम प्रोफेज वन कहेंगे। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास प्रोफेज आ गया और यहाँ पर हमारे पास मियोसिस का जो है प्रोफेज वन आएगा। ठीक है, ये वन वाले का हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें आएगा प्रोफेज वन आएगा। प्रोफेज वन जो है मियोसिस में कैसे जो है एक जैसा है, कैसे डिफरेंट है, इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो चीजें हैं, डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर कवरिंग है, ये खत्म हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म हो गया, न्यूक्लियर कवरिंग कह सकते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है डिसइंटीग्रेट हो गया, इन्वेलप। ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो गया, रिमूव हो गया, डीग्रेड हो गया, यहाँ हम लिख लेते हैं डीग्रेड। ठीक है, ये हमारे पास माइटोसिस प्रोफेज वन में भी होगा, प्रोफेज टू में भी होगा। ठीक है, ये इनके अंदर सिमिलैरिटी है। ठीक है, और सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, ये हमारे पास सेंट्रियोल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मौजूद है। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है? सेंट्रियोल्स का स्पिंडल फाइबर बनाना। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज आ जाती है जो कि डिफरेंट है, कि हमारे पास प्रोफेज में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। मीन जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब जो होता है, जो हमने डिस्कस किया था जब हमने प्रोफेज वन पढ़ी थी। ठीक है, ये हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जब अरेंज होते हैं और ये आपस में जब क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो साइनेप्सिस बनता है। ठीक है, क्याजमेटा फॉर्मेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है। ये मेन डिफरेंस है हमारे पास मियोसिस के हवाले से। मियोसिस के अंदर प्रोफेज वन में जो है क्रॉसिंग ओवर होती है, इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही होती। ठीक है, और क्रोमोसोम जो है जाहिर बात है हम लोग क्रोमोसोम यहाँ पे अरेंज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस क्रोमोसोम अपीयर होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो है अपनी जैसी कॉपीज बनाते हैं, डुप्लीकेट हो चुके हैं हमारे पास, डुप्लीकेटेड कॉपीज हैं क्रोमोसोम्स की। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास मेटाफेज आ जाती है। ठीक है, मेटाफेज जो है वो दोनों में तकरीबन सेम होती है, बस फर्क ये तो होता है कि मेटाफेज जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास मेटाफेज जो है इसके अंदर हमारे पास जो एक्सचेंज क्रोमोसोम है वो अरेंज होंगे इक्वेटर पे। ठीक है, मेटाफेज जो है हमारे पास ये और ये मेटाफेज टू दोनों तकरीबन सेम है। ठीक है, मेटाफेज वन लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक हो गया,
सेम है, दोनों सेम होती हैं। इसकी वजह क्या है कि स्पिंडल फाइबर्स जो हमारे पास बन गए, इस पे क्रोमोसोम जो है अटैच होंगे इक्वेटर पे आके, ठीक है। ये इक्वेटर है हमारे पास, ठीक है। मेटाफेज प्लेट बन रही है, एक ही लाइन में अरेंज हो चुके हैं, आपको नजर आ रहे हैं क्रोमोसोम। इसी तरह ये वाले क्रोमोसोम भी यहाँ पर आके अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। मेटाफेज प्लेट बनेगी तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो मेटाफेज प्लेट जो होती है, अलाइनमेंट होती है, वो सेम होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, अलाइनमेंट हो रही है किसकी, अलाइन क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम हमारे पास क्या हो गए, अलाइन हो गए। तो ये दोनों में सेम है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी एनाफेज। इसको हम डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं। अब ये जो हमारे पास एनाफेज आई है, ये हमारे पास एनाफेज सिंपल एनाफेज है जो माइटोसिस के अंदर हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास एनाफेज 1 है जो कि हमारे पास हो रही है। एनाफेज किसके अंदर हो रही है, हमारे पास एनाफेज होगी 1 जो कि हो रही है मियोसिस में, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो क्रोमेटिड है, यहाँ से क्रोमेटिड जो है अलग होकर एनाफेज जो माइटोसिस के अंदर हो रही है वो अलग ऑपोजिट पोल्स पे जो है मूव कर रहे हैं। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं। इधर हमारे पास पूरे का पूरा क्रोमोसोम जा रहे हैं, देखें हमारे पास पूरा पूरा क्रोमोसोम मूव करेगा। ये इसके अंदर फर्क होता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या मूव कर रहा है, इंडिविजुअल क्रोमेटिड्स, ठीक है। क्रोमेटिड्स इसके अंदर हमारे पास जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है पूरे का पूरा मूव कर जाता है, ठीक है। क्रोमेटिड्स जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास पूरे का पूरा जो क्रोमोसोम है वो भी पूरे का पूरा मूव कर जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो पुल होता है पूरे का पूरा, ठीक है। तो इसलिए ये रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। और आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर फर्क है कि इसमें हमारे पास पूरे का पूरा इंडिविजुअल क्रोमोसोम मूव करेगा और इसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम आधा जो है वो इधर मूव कर जाएगा क्रोमेटिड, और ये आधा इधर मूव कर जाएगा। इसलिए हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ जो है हमारे पास जो है रहते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज जो है क्रोमोसोम की सेम रहती है, ठीक हो गया। अब हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाता है जिसे हम कहते हैं टीलोफेज। उसको भी देख लेते हैं डायग्राम। जी, ये हमारे पास है टीलोफेज, ठीक है, जो कि माइटोसिस का लास्ट स्टेप है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मियोसिस 1 का जो लास्ट स्टेप है वो टीलोफेज 1 होगा, ठीक है। ये भी सेम है, प्रोसेस सेम हो रहा है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियर न्यूक्लियस न्यूक्लियस बन जाता है दोनों के अंदर, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या होता है कि दोबारा सेंट्रियोल जो है वो मीन के सेंट्रियोल जो है मूव कर जाते हैं, ठीक है। सब कुछ जो है दोबारा से अरेंज हो जाता है। हमारे पास साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर चुका होता है। टीलोफेज में हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका होता है, ठीक है। न्यूक्लियस अपीयर हो चुका होता है। उसके बाद फिर हमारे पास साइटोकिनेसिस होती है, तो 2 सेल्स हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड ही रहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं 2n रहते हैं। और जो हमारे पास टीलोफेज 1 है, यहाँ हमने लिखा है 1 जो कि मियोसिस का लास्ट स्टेप है, इसमें हमारे पास हेप्लाइड हो जाते हैं, ठीक है। हेप्लाइड हो गए हैं, आधे हो गए हैं क्रोमोसोम, ठीक है। ये आप देख रहे हैं आधे आधे हो गए हैं, हेप्लाइड सेल्स बनते हैं, ये इनका फर्क होता है, ठीक है। अब आगे हमारे पास जो टीलोफेज 1 है, इसके बाद हमारे पास जो आएगा हमारे पास स्टेप, उसको हम कहते हैं मियोसिस 2 कहते हैं। और माइटोसिस जो है वो हमारे पास यहाँ खत्म हो जाती है। मियोसिस 2 जो है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, ठीक है। जिस तरह माइटोसिस के स्टेप हैं उसी तरह इसके अंदर भी सारे स्टेप्स रिपीट होते हैं। और फिर एंड पे हमारे पास ये 2 सेल्स जो हैं अरेंज होकर दोबारा से 4 सेल्स बनाते हैं। तो इस तरह जो इन दोनों में फर्क है, हमारे पास 4 हेप्लाइड सेल बनते हैं हमारे पास मियोसिस के एंड पे, ठीक है। और जो कि गैमीट्स फॉर्मेशन होती है। और जो हमारे पास है टीलोफेज जो एंड होता है हमारे पास माइटोसिस का, उसमें हमारे पास डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया है माइटोसिस और मियोसिस के तमाम फेजेस में जो डिफरेंसेस थे उनको, जो इनके अंदर सिमिलैरिटीज थी उनको। ये दोनों सेल डिविजन्स हैं, लेकिन फर्क इतना है कि हमारे पास बॉडी सेल्स में होती है माइटोसिस, और जो हमारे पास जर्म सेल्स में होती है उसको हम मियोसिस। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, ठीक है। हमने सुना है कि सेल जो है वो डाइड हो जाते हैं, सेल डेथ होती है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। अब जो हमारे पास सेल डेथ होती है उसमें हमारे पास 2 तरह की सेल डेथ होती है, ठीक है। सेल डेथ का मतलब होता है सेल का डाइड हो जाना, ठीक है। यहाँ लिख भी लेते हैं, हमारे पास सेल डाइड हो गया, ठीक है। सेल डेथ तो होती है, उसकी वजह जो है उसकी 2 प्रोसेस है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, ठीक है। अब जो हमारे पास एपोप्टोसिस होती है इसे हम कहते हैं, पहले एपोप्टोसिस को डिस्कस करेंगे। ये क्या है, प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन कि सेल को पता है कि उसने इतने अरसे बाद मर जाना है, ठीक है। तो उसकी डेथ हो जानी है, या उसके पास अब इसके बाद जो है कोई जो है जिंदा रहने के लिए कोई भी वो चीज जो है वो नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सेल के अंदर बनते हैं पेबल्स बनते हैं, ठीक है, थोड़ी सी उभार बनते हैं जो कि इरेगुलर होते हैं, बर्ड्स बनते हैं। बर्ड्स बनने के बाद जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास बर्ड्स बनते हैं उनको हम एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज, ठीक हो गया, टोटिक बॉडीज, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये हमारे पास तब होती हैं जब हमारे पास सेल क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, ठीक है,
डैमेज्ड हो, ठीक है, स्ट्रेस में हो, ठीक है, और या फिर हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास जो है वो और कोई कंडीशन आ जाए चल में, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है हम ले लेते हैं, हमारे पास बहुत फेमस एग्जांपल है डेवलपमेंटल स्टेजेस पे, जब एक एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, एक बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो जो हमारे पास ये लिम्स होते हैं, ठीक है, लिम्स जो होते हैं हमारे हाथ बनाते हैं, ठीक है। लिम्स में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है ये बाद में क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, डैमेज हो जाती है, एपोप्टोसिस से खत्म हो जाती है, और जो फिंगर्स है हमारे, जो डिजिट्स हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको सेपरेट नजर आ रही हैं फिंगर्स, ठीक हो गया। अब देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। जी, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर जो है हमारे पास ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर जो हमारे पास एपोप्टोटिक बॉडीज बन रही है, ये जो पेबल्स जिसको हमने कहा था, जी, ये हमारे पास पेल्ब्स थी जिसको हमने पेल्ब्स कहा था, और ये पेल्ब्स क्या करती हैं, ये जो पेल्ब्स होती हैं ये फेगोसाइटोसिस हो जाती है। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, साइटोसिस का मतलब ये होता है कि सेल जो है खुद ही उसको ईट कर लेता है, ठीक है, कोई और सेल जो है इन बॉडीज को ईट कर लेगा, सेल यूं डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो है हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। जी, अब एपोप्टोसिस के बाद हम देख लेते हैं, हमारे पास एक और मैकेनिज्म आता है जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं, नेक्रोसिस, ठीक है। ये एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है, बाय चांस अगर कोई सेल जो है वो डैमेज हो गया, एक्सीडेंटल सेल डेथ है, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ कह सकते हैं आपसे, ठीक है। सेल में हो सकती है, लिविंग टिश्यूज में हो सकती है, सेल प्लस लिविंग टिश्यूज, ठीक है, सारी बात है, टिश्यूज जो है वो भी सेल से मिलकर बनते हैं, लिविंग टिश्यूज, ठीक हो गया। तो हमारे पास हुआ क्या है जी, इसकी वजह क्या क्या है, इंजरी हो सकती है, आपको चोट लग गई है, ठीक है, उसकी वजह से सेल डैमेज हो जाता है, इन्फेक्शन हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आप बीमार हो गए हैं और वो सेल जो है डैमेज हो जाएंगे। कैंसर हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से भी ये हमारे पास नेक्रोसिस के सेल जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। इसके बाद स्पाइडर बाइट हो सकता है, किसी चीज ने आपको काट लिया है, ठीक है, स्पाइडर भी काट सकती है आपको, कोई आंट वगैरह भी काट सकती है, उसके भी आपको स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास जो है ना हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाती है। हाइपोक्सिक कंडीशन क्या होती है, हाइपोक्सिक कंडीशन कहते हैं, ऑक्सिक, जिसमें हमारे पास क्या होती है, लेस ऑक्सीजन होती है, ठीक है, लेस ऑक्सीजन होती है, ठीक है, लेस ऑक्सीजन है, और इसमें हमारे पास क्या है कि कोई प्रॉपर जो हमारे पास कोई प्रॉपर जो है वो वाउंड जो है वो क्योर नहीं करता, ठीक है, नो प्रॉपर क्योर नहीं, केयर नहीं हो सकती अगर आप वाउंड की, ठीक है, क्योर भी नहीं होता, और वो अगर आप उसकी केयर ना करें, मीन कि आप ने वाउंड जो है वो अपना जख्म जो है खुला छोड़ दिया है, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, हमारे पास लाइजोसोम्स होते हैं, ठीक है, लाइजोसोम्स क्या करते हैं, लाइजोसोम्स वो एंजाइम बनाते हैं, ठीक है। अब वो जो एंजाइम बनाएंगे ना, वो उस सेल को ही डैमेज कर देंगे, हार्मफुल केमिकल्स बनाएंगे, ऐसे केमिकल्स बनाएंगे जो क्या करेंगे, सेल को डैमेज कर देंगे, केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सेल के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स आए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सेल के अंदर ही ब्रेक डाउन स्टार्ट कर दी, सेल टूटना शुरू हो गया, ठीक है, ये देखिए सेल अंदर से क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, सेल जो है अंदर से टूट चुका है, ठीक है, सेल जो है रिलीज करेगा, इसमें केमिकल्स आ चुके हैं, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स हैं, और वो क्या करेंगे, सेल को डैमेज कर देंगे, केमिकल क्या कर देंगे, सेल को डैमेज कर देंगे। इसके बाद हम एक और डायग्राम देख लेते हैं, ये देखें, ये हमारे पास एक और डायग्राम आ गई है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ये देखें, इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है, क्या है, इन्फ्लेमेशन, जिसे हम सोजिश कहते हैं आम जुबान में, ठीक है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, ये देखिए आपको नजर आ रहा है इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट, इसमें क्या हुआ, सेल था, सेल के अंदर लाइसोसोम से क्या किया, केमिकल सिक्रीट किया, जिससे वो सेल क्या हो गया, डैमेज हो गया, और ये सेल जो है डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है, डिस्टर्ब हो चुका है। तो यूं हमने आज जो है टॉपिक पढ़ा है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बारे में। नेक्रोसिस जो है एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है, उसमें लाइसोसोम जो है सेल को खत्म कर देते हैं, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, इन्फेक्शन में भी हो सकती है, इंजरी में भी हो सकती है। जो एपोप्टोसिस होती है ये प्रोग्राम सेल डेथ है, सेल ने डाइड होना ही होता है, इसके बगैर जो है सर्वाइवल मुमकिन नहीं होती उसकी, ठीक है। और ये हमारे पास ज़्यादातर जो है और भी बॉडी के बहुत से सेल हैं, लेकिन इसके ज़्यादा एग्जाम्पल हम लिम्स में लेते हैं, जब डेवलपमेंटल स्टेजेस पे, डेवलपमेंटल लिख लेते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस पे जो है ये लिम्स बन रहे होते हैं किसी भी बेबी में, किसी भी इंडिविजुअल में, ठीक है। तो एपोप्टोसिस से ये मेम्ब्रेन जो है क्या होती है, खत्म होती है, इस मेम्ब्रेन को लिख लेते हैं, क्या है, मेम्ब्रेन जो है
क्या हो गई है, डिसइंटीग्रेट हो गई। ठीक है, तो आज हमने एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को डिस्कस किया, जो कि हैं सेल डेथ की दो टाइप्स।